70 साल की उम्र के बाद इतने लोग क्यों दूसरों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, न्योताओं को मना कर देते हैं और घर में रहना पसंद करते हैं? अगर आपकी भी यही उम्र है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह जीता है, तो शायद आपने यह सुना होगा कि यह कड़वाहट है, स्वार्थ है या फिर अवसाद है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस फैसले के पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई है, 74 साल के राजेश को सोचिए, जो फोन की घंटी सुनकर देख रहे हैं कि एक और पारिवारिक मिलन का न्योता है जिसका अंत वे जानते हैं कि बेकार की बहसों में होगा। या सुधा को देखिए, जो झील के किनारे अकेले चित्र बनाना उन मिलापों से बेहतर समझती हैं जो उन्हें थका देते हैं। करोड़ों लोग यह मौन दुविधा जी रहे हैं, एक ऐसे फैसले का अपराध बोध उठाए हुए जो दरअसल एक ऐसी समझदारी दिखाता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सच्चाई यह है कि 70 के बाद लोगों से मिलना जुलना बंद करना जिंदगी से हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। यह आखिरकार उस अनमोल चीज को बचाना सीखना है जिसे खोजने में आपको दशकों लगे हैं। आज मैं आपको इस बदलाव के पीछे की 6 सच्ची और कोसे है गहरी वजहें बताऊंगा, और यह भी कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा आत्म प्रेम का कार्य क्यों हो सकता है। पहली वजह, भावनात्मक सीमाएं। क्या आपने कभी किसी बातचीत के बाद सीने में भारीपन महसूस किया है, जो लगता था जैसे आपकी सारी ऊर्जा सोख गई हो? 70 के बाद हमारे अंदर कुछ बदल जाता है, जैसे कोई रोशनी जल जाती है जो पहले छुपी हुई बातें दिखाती है। हर बातचीत आत्मा को पोषण नहीं देती। सोचिए कि कितनी बार आप किसी मुलाकात से खाली महसूस करके लौटे हैं, जितना भरा हुआ जाते समय लगता था। शायद वह मिलना था जहां सिर्फ शिकायतें सुनी, या पारिवारिक मिलन था जो उन मुद्दों पर लड़ाई का मैदान बन गया जिनका अब कोई मतलब नहीं। दशकों तक हमें सिखाया गया कि मुस्कराएं, सहमति दें और हाजिर रहें, भले ही हमारी आत्मा मौनता की चीख रही हो। लेकिन उम्र एक दुखदाई बुद्धि लेकर आती है, यह पहचानना कि कुछ लोग हमारी ऊर्जा को नाले की तरह बहा देते हैं। राजेश ने यह 62 साल की उम्र में समझा। जब भी वे अपने भाई से मिलने जाते, बातचीत हमेशा एक ही रास्ते पर चलती। राजनीति, परिवार की पुरानी समस्याएं, दूर के रिश्तेदारों की आलोचना। वे वहां से ऐसी चिड़चिड़ाहट लेकर निकलते जो घंटों तक रहती, एक भारीपन जो बाकी दिन की शांति छीन लेता। तब उन्होंने कुछ क्रांतिकारी समझा, जिनसे हम प्यार करते हैं वे भी हमारी भावनात्मक सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बुराई से नहीं बल्कि ऊर्जा की बेमेलता से। यह खोज का मतलब कड़वा या रंजिश वाला इंसान बनना नहीं है, इसका उल्टा है। यह नाराजगी से अलगाव और आत्म प्रेम से सुरक्षा के बीच अंतर सीखना है। जब हमें खाली करने वाली जगहों पर जाना बंद कर देते हैं, तो हम उसके लिए जगह बनाते हैं जो सच में मायने रखता है। यह बगीचे की सफाई करने जैसा है, खरपतवार हटाते हैं ताकि फूल बढ़ सकें। यह कष्टकारी सच्चाई है कि हमारी कई सामाजिक बातचीत नाटक है। हम खाली बातों में दिलचस्पी का नाटक करते हैं, रोना आता है तो भी मुस्कुराते हैं, उन जगहों पर टिके रहते हैं जहां हमारी मौजूदगी का सच में एहसास भी नहीं होता। लेकिन 70 के बाद यह ऊर्जा इतनी कीमती हो जाती है कि बर्बाद नहीं की जा सकती। अगर आप इस एहसास को पहचानते हैं तो जान लीजिए कि भावनात्मक सीमाएं बांधना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म देखभाल है। छोटी शुरुआत करें, कोई न्योता मना दें जो आपको परेशान करता है। जब कोई शिकायत करने लगे तो विषय बदल दें। उन मिलनों से जल्दी निकलें जो आपकी शांति छीनते हैं। आपकी आत्मा एक दुर्लभ खजाने की तरह सुरक्षा पाने की हकदार है, और जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ जादुई होगा। आप पाएंगे कि चुना गया अकेलापन जबरदस्ती की संगत से कहीं ज्यादा पोषण देता है। लेकिन यह पहेली का सिर्फ पहला टुकड़ा है, क्योंकि अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बचाना हमें समय की कीमत के बारे में और भी गहरी खोज की तरफ ले जाता है। दूसरी वजह, समय का नया मूल्यांकन। आखिरी बार कब आपने घड़ी देखकर महसूस किया कि समय सच में आपका है? जिंदगी में एक पल आता है जब हमारे अंदर कुछ जागता है, जैसे हम दशकों तक सोए हों और आखिरकार एक साफ सच्चाई के लिए आंखें खोली हों। समय अनंत नहीं है। जवानी के दिनों में हम ऐसे काम करते थे जैसे हमारे पास घंटों का अंतहीन बैंक खाता हो।
हम ऐसी जिम्मेदारियों पर सुबह बिताते थे जिन्हें पूरा करना भी नहीं चाहते थे। ऐसी बातचीत में शामें जो हमें पोषण नहीं देती, उन जगहों पर रातें जहां हमारी आत्मा अजनबी लगती थी। जैसे समय नल का बहता पानी हो, भरपूर, सस्ता, हमेशा उपलब्ध, लेकिन 70 के बाद हर घंटा दुर्लभ हीरे की तरह कीमती हो जाता है। आप ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो पहले दिमाग में भी नहीं आते थे। क्या यह गतिविधि मुझे ऊर्जा देगी या खाली कर देगी? क्या यह मिलना मेरी आत्मा को पोषण देगा या सिर्फ एक और सामाजिक बाध्यता है? यह सीधा लेकिन क्रांतिकारी गणित है। अगर मेरे पास आगे कम समय है तो हर पल का मतलब होना चाहिए। सुधा ने इसे 77 साल की उम्र में समझा। सालों तक वे अपनी एक दूर की चचेरी बहन से मिलने थकाऊ यात्राएं करती रहीं। ये मिलने हमेशा एक ही ढर्रे पर चलतीं। पड़ोसियों के बारे में गपशप, सेहत की शिकायतें, बच्चों की तुलनाएं। वे घर वापस थकी हुई लौटतीं, लगता जैसे एक कीमती सप्ताहांत बर्बाद हो गया। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इन मिलनों को घर के पास झील के किनारे शांत सुबह चित्र बनाने से बदल दिया। नतीजा अद्भुत था। थकी हुई लौटने के बजाय वे ऊर्जा से भरकर, हल्की आत्मा और भरे दिल के साथ घर आती। उन्होंने पाया था कि अपने साथ शांति का एक पल दूसरों के साथ खाली बातचीत के घंटों से कहीं ज्यादा कीमती था। यह असामाजिक बनने का सबक नहीं है, यह चुनिंदा बनने का है। यह समझने का है कि जो हमें छोटा करता है उसे न कहना, जो हमें ऊंचा उठाता है उसे हाँ कहना है। यह पहचानने का है कि वह शांत नाश्ता, कोई ऐसी किताब पढ़ते हुए जो आपकी आत्मा को छूती है, उन लोगों से भरी पार्टी से ज्यादा कीमती हो सकता है जो आपको मुश्किल से जानते हैं। समय का नया मूल्यांकन एक ऐसी आज़ादी लाता है जो शुरू में डरा सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने बचे हर दिन को कैसे जीना चाहते हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है अपनी शांति को प्राथमिकता देने के लिए किसी से इजाजत मांगना बंद करना। इसका मतलब है यह समझना कि आप अपने घंटों में निवेश कैसे करते हैं, इसका हिसाब किसी को नहीं देना है। आज ही शुरुआत करें। अगले हफ्ते का अपना कार्यक्रम लीजिए और हर तय मुलाकात के बारे में ईमानदारी से पूछिए। इनमें से कौन सी सच में आपकी आत्मा को पोषण देती है, कौन सी सिर्फ आदतन ढोई जा रही जिम्मेदारियां हैं। एक को रद्द करें जो आप पर भारी लगती है। उस समय का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज में करें जो आपको अकेले में मुस्कुराने पर मजबूर करे। आपकी जिंदगी आपकी कलाकृति है और आप रंग चुनने के हकदार हैं। लेकिन सावधान, जब आप इस तरह अपने समय को कीमती मानना शुरू करते हैं तो कुछ और भी गहरी बात होती है। आप पाते हैं कि आपके आसपास के कुछ लोग आपके इस नए रूप का सम्मान नहीं करते, और यह हमें इस यात्रा के अगले अहम मुद्दे पर ले जाता है। तीसरी वजह, भावनात्मक थकावट। क्या आप उस एहसास को जानते हैं जब आप लोगों से भरे कमरे में हों और फिर भी बिल्कुल अकेले महसूस करें? एक ऐसी थकान होती है जो शरीर से नहीं, आत्मा से आती है। यह तब होता है जब आप महसूस करते हैं कि कुछ बातचीत बिना लड़ाई या संघर्ष के भी आपको भावनात्मक रूप से खाली कर देती हैं, जैसे छेद वाला गिलास जो कभी भर ही नहीं पाता। उम्र के साथ हम यह पहचानने की खास संवेदनशीलता विकसित करते हैं कि कब कोई बातचीत सिर्फ शोर है, कब कोई बोल रहा है लेकिन कुछ कह नहीं रहा, कब शारीरिक रूप से मौजूद हैं लेकिन भावनात्मक रूप से गायब। यह एक अंदरूनी रडार की तरह है जो सतही बातचीत को पहचान लेता है। वे जो सिर्फ हमारी ऊर्जा खा जाती हैं बिना बदले में कुछ दिए। उन मिलनों के बारे में सोचिए जहां आप मुश्किल से एक शब्द बोल पाते हैं, जहां आपकी कहानियां बीच में काट दी जाती हैं, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है, आपकी राय को नकार दिया जाता है। आप वहां से एक अजीब सी भावना लेकर निकलते हैं, जैसे किसी के तमाशे के लिए दर्शक की तरह इस्तेमाल हुए हों। कोई सच्चा आदान प्रदान नहीं हुआ, सिर्फ भावनात्मक निचोड़ हुआ। हरिहर प्रसाद ने यह सालों तक झेला बिना समझे कि क्या हो रहा है। 74 साल की उम्र में वे धार्मिक रूप से हर महीने पारिवारिक मिलनों में हिस्सा लेते थे। उत्साह से पहुंचते, कहने को कहानियां, बांटने को नई बातें, लेकिन हमेशा वहां से अदृश्य महसूस करके निकलते। कोई नहीं पूछता था कि वे सच में कैसे हैं,
किसी को दिलचस्पी नहीं थी उनके नए शौकों में, उनकी खोजों में, उनके डर या खुशियों में। वे सिर्फ मेज पर एक और कब्जा करने वाली कुर्सी थे। तब उन्होंने साहसिक फैसला लिया, इन मिलनों में से कुछ में जाना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसे दोस्त के साथ समय बिताना शुरू किया जो सच में सुनता था। वे साथ पार्क में टहलते, किताबों पर बात करते, आरामदायक मौनता बांटते। अंतर साफ था, एक बातचीत उन्हें खाली करती, दूसरी पोषण देती। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो हमारा दिल पहले से जानता था। सोशियो इमोशनल सिलेक्टिविटी नाम का एक सिद्धांत है जो बताता है कि उम्र के साथ हम स्वाभाविक रूप से रिश्तों में मात्रा पर गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं। हमारा परिपक्व दिमाग कुछ बुनियादी समझ लेता है। भावनात्मक ऊर्जा सीमित है और इसे सतही बातचीत पर बर्बाद करना एक ऐसी विलासिता है जिसे हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब मुश्किल या मांग वाला इंसान बनना नहीं है। इसका मतलब यह पहचानना है कि कुछ बातचीत हमारी आत्मा को भोजन देती हैं जबकि दूसरी उसे भूखा छोड़ देती हैं। इसका मतलब यह समझना है कि एक ऐसे दोस्त का होना बेहतर है जो आपको सच में देखता है, बजाय 10 ऐसे परिचितों के जो सिर्फ आपको सहन करते हैं। भावनात्मक थकावट असली है और विनाशकारी हो सकती है। यह घर में मौन रिसाव की तरह है। शुरू में आपको पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ पूरी संरचना खराब हो जाती है। इसीलिए इन स्थितियों को पहचानना और बचना भावनात्मक अस्तित्व का सवाल बन जाता है। अगर आपने इस वर्णन में खुद को पहचाना है, तो हर सामाजिक बातचीत के बाद अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करें। आप कैसा महसूस करते हैं? ऊर्जावान या थके हुए? देखे गए या नजरअंदाज? सुने गए या बस सहन? इन जवाबों को अपनी भावनात्मक जीपीएस की तरह इस्तेमाल करें भविष्य के सामाजिक फैसले लेने के लिए। लेकिन अपनी भावनात्मक ऊर्जा को सुरक्षित रखना समीकरण का सिर्फ हिस्सा है, क्योंकि कुछ और भी ठोस चीज है जिस पर विचार करना जरूरी है, हमारे अपने शरीर की सीमाएं। और यह एक ऐसा विषय है जिससे कई लोग बचना पसंद करते हैं, लेकिन जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। चौथी वजह, शारीरिक ऊर्जा। आपका शरीर आपसे बात करता है और 70 के बाद वह फुसफुसाता नहीं बल्कि चीखता है। घर से हर निकलना एक ऐसा अभियान बन जाता है जिसमें योजना, ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण, यह स्वीकार करने का साहस चाहिए कि हमारी शारीरिक सीमाएं बदल गई हैं। यह कमजोरी नहीं, हकीकत है। उन दिनों को याद करिए जब आप सुबह घर से निकलकर रात को ही वापस आते थे, कई जगहों पर जाते, कई लोगों से मिलते, बिना हड्डियों में भार महसूस किए। वे दिन बीत गए और उनसे इनकार करने की कोशिश हथेली से रेत पकड़ने जैसी है। अब डॉक्टर के पास सुबह एक बार जाना पूरे दिन की ऊर्जा समाप्त कर सकता है। यह क्रूर लेकिन ईमानदार गणित है। हर निकलने की एक शारीरिक कीमत है जो पहले नगण्य थी। आना जाना, खड़े रहना, असहज कुर्सियां, अत्यधिक शोर, यहां तक कि तैयार होने और घंटों तक सामाजिक मुद्रा बनाए रखने की जरूरत, यह सब एक ऐसे हिसाब में जुड़ता है जिसकी सूद सहित वसूली हमारा शरीर दिन के अंत में करेगा। सावित्री ने इसे सबसे बुरे तरीके से जाना। 78 साल की उम्र में वे हर सप्ताह सहेलियों के साथ शॉपिंग सेंटर में कॉफी पीने जाने की आदत बनाए हुए थीं। मासूम लगता था, कुछ घंटों की बातचीत, एक कप कॉफी, कुछ हंसी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। वे उठते ही पार्किंग की जगह ढूंढने की कठिनाई के बारे में सोचने लगतीं, जगह तक पैदल चलने के बारे में, उन सख्त कुर्सियों के बारे में जो उनकी पीठ दुखातीं, उस शोरगुल के बारे में जो उन्हें परेशान करता। जो खुशी का पल होना चाहिए था वह चिंता और शारीरिक दर्द का स्रोत बन गया था। वे घर थकी हुई पहुंचतीं, पीठ में दिनों तक चलने वाले दर्द के साथ, खुद से नाराज कि फिर उन्होंने मुंह छुपाकर यह यातना सही। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके जीवन की गुणवत्ता बदल दी। जाना बंद कर दिया। शुरू में उन्हें अपराधबोध हुआ। सहेलियां फोन करके पूछतीं कि क्या वे ठीक हैं, क्या किसी से नाराज हैं। लेकिन सावित्री ने कुछ अनमोल सीखा था, अपने शरीर की बुद्धि सुनना। यह आलस्य या बुराई नहीं थी, यह समझदार आत्मसंरक्षण था। हमारे परिपक्व शरीर ने एक खास बुद्धि विकसित की है। वह बिल्कुल जानता है कि टूटने से पहले कितना दे सकता है।
इन संकेतों को नज़रअंदाज करें और आप भारी कीमत चुकाएंगे। ठीक होने के दिन, अनावश्यक दर्द, अतिरिक्त दवाएं और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के साथ धोखा करने की कड़वी भावना। सीमा और सीमा में मौलिक अंतर है। एक हमें कैद करती है, दूसरी हमारी रक्षा करती है। यह स्वीकार करना कि कुछ गतिविधियों की शारीरिक कीमत भारी है, उम्र के सामने हार मानना नहीं, बल्कि इसका सम्मान करना है। यह समझना है कि हमारी ऊर्जा एक कीमती संसाधन बन गई है, जिसे बुद्धिमानी से निवेश करना चाहिए। इसका मतलब घर में सन्यासी की तरह खुद को बंद करना नहीं है। इसका मतलब है बेहतर चुनना कि कहाँ और कैसे अपनी शारीरिक ऊर्जा खर्च करें। हो सकता है घर पर लोगों को बुलाना बेहतर हो, जहां आप माहौल पर नियंत्रण रखते हैं, बजाय असुविधाजनक जगहों पर जाने के। हो सकता है शोर वाले रेस्टोरेंट के बजाय पार्क में टहलने के लिए मित्रों से मिलना बेहतर हो। अपने शरीर की सुनना शुरू करें, जैसे आप किसी प्रिय मित्र की सलाह सुनते हैं। जब वह कहे कि कोई गतिविधि बहुत भारी है, तो उस पर भरोसा करें। जब वह आराम मांगे तो आराम दें। जब वह कोई सीमा सुझाए तो उस सीमा का सम्मान करें। लेकिन शारीरिक ऊर्जा की देखभाल इस बदलाव की सिर्फ एक परत है। कुछ और भी गहरा हो रहा है। आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा कैसे निवेश करने का चुनाव करते हैं, इसमें क्रांति और यह बदलाव उन लोगों को डरा सकता है जो अभी तक भावनात्मक अर्थशास्त्र की कीमत नहीं समझते। 5वीं वजह, भावनात्मक अर्थशास्त्र। कल्पना करें कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा पैसा होती। अब सोचिए, आप अपने आखिरी रुपए किसके साथ खर्च करेंगे? निश्चित रूप से किसी ऐसे के साथ नहीं जिसने आपको कभी बदले में कुछ नहीं दिया, है ना? यही बात तब होती है जब हम बुद्धिमानी से बूढ़े होते हैं। हम अपनी भावनात्मक ऊर्जा को उस दुर्लभ खजाने की तरह मानना सीखते हैं जो वह वास्तव में है। दशकों तक हम अपनी भावनाओं के साथ बहुत उदार थे। ध्यान, स्नेह और चिंता बांटते थे जैसे ये अनंत संसाधन हो। उन लोगों के फोन उठाते थे जो सिर्फ शिकायत करने के लिए फोन करते थे। उनकी समस्याएं सुनते थे जिन्होंने कभी हमारी समस्याओं में दिलचस्पी नहीं ली। उन दिलों को तसल्ली देते थे जिन्होंने कभी परवाह नहीं की जब हमारा दिल टूटा था। लेकिन 70 के बाद हमारी समझ में कुछ मौलिक बदलाव होता है। जैसे हमने आखिरकार समझ लिया कि हमारी भावनात्मक बैटरी न केवल चार्ज होने में ज्यादा समय लेती है, बल्कि नकारात्मक उत्तेजनाओं से जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है। हर आलोचना, हर भारी बातचीत, हर ऐसी बातचीत जो हमें छोटा करती है, एक ऐसी कीमत मांगती है जिसे हम हमेशा बिना परिणामों के नहीं चुका सकते। वॉल्टर ने इसे 62 साल की उम्र में समझा, जब महसूस किया कि बेटे को साप्ताहिक फोन करना चिंता का स्रोत बन गया था। कुछ भी बताते, जवाब हमेशा आलोचना, अधैर्य या उदासीनता से भरा आता। आप समझते नहीं पापा, यह आपके जमाने की बात है। आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। फोन काटते समय दिल भारी होता। एक पिता और एक इंसान के रूप में अपनी कीमत पर सवाल उठाते। तब वॉल्टर ने क्रांतिकारी फैसला लिया, फोन करना बंद कर दिया। इसके बजाय यह भावनात्मक ऊर्जा एक पड़ोसी में निवेश करना शुरू किया जो शब्दों की पहेली और शास्त्रीय संगीत का शौक साझा करता था। अंतर प्रभावशाली था। बातचीत उन्हें थकाने के बजाय ऊर्जा देती थी। वे कीमती, सुने गए, सम्मानित महसूस करते थे। यही भावनात्मक अर्थशास्त्र का सार है। यह समझना कि आपको उन रिश्तों में निवेश जारी रखने की जरूरत नहीं है जो हमेशा नुकसान देते हैं। जैसे आप उस दुकान से खरीदारी जारी नहीं रखेंगे जो हमेशा आपको धोखा देती है, वैसे ही आपको उन रिश्तों को पोषण देना जारी रखने की जरूरत नहीं है जो हमेशा आपको छोटा करते हैं। उम्र हमें पारस्परिकता के बारे में एक कीमती सबक सिखाती है। हम ठंडे हिसाब किताब की बात नहीं कर रहे, बल्कि स्वस्थ संतुलन की। पोषणकारी रिश्ते वे हैं जहां सच्चा आदान प्रदान होता है। आप अपनी ऊर्जा देते हैं और बदले में ऊर्जा पाते हैं। आप अपनी खुशियां बांटते हैं और उनका जश्न मनाया जाता है। आप अपनी चिंताएं साझा करते हैं और सांत्वना मिलती है। जब आप जहरीले रिश्तों को पोषण देना बंद कर देते हैं तो कुछ जादुई होता है। सच्चे कनेक्शन विकसित करने के लिए जगह और ऊर्जा बच जाती है। यह खरपतवार से भरे बगीचे की सफाई की तरह है।
अचानक फूलों के पास बढ़ने और गुणा करने की जगह हो जाती है। इसका मतलब हिसाबी या स्वार्थी इंसान बनना नहीं है। इसका मतलब अपनी कीमत के प्रति सचेत होना है। इसका मतलब यह समझना है कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा एक पवित्र संसाधन है जो सिर्फ उन्हें दिया जाना चाहिए जो इसे कृतज्ञता से लेना और स्नेह से वापस करना जानते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई है जो हमेशा मांगता है लेकिन कभी नहीं देता, जो हमेशा आलोचना करता है लेकिन कभी प्रोत्साहन नहीं देता, जो हमेशा आपकी शांति छीनता है लेकिन कभी खुशी नहीं लाता, तो शायद इस गतिशीलता पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। आपको नाटकीय तरीके से रिश्ते काटने की जरूरत नहीं, बस उनमें कम भावनात्मक ऊर्जा निवेश करना शुरू करें और उनमें ज्यादा जो आपको अच्छा लगाता है। आपकी भावनात्मक ऊर्जा आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे सुरक्षित रखें, बुद्धिमानी से निवेश करें और आप कुछ असाधारण खोजेंगे। जब हम भावनात्मक टुकड़े स्वीकार करना बंद कर देते हैं तो सच्चे रिश्तों की दावत के लिए जगह बन जाती है। लेकिन अपनी ऊर्जा की यह पूरी सुरक्षा की यात्रा हमें एक अंतिम और रूपांतरकारी खोज की ओर ले जाती है, शायद दशकों से सोई हुई किसी चीज का जागना। आत्म सम्मान। छठी वजह, आत्म सम्मान का जागना। जिंदगी में एक पल आता है जब आप अस्तित्व के लिए इजाजत मांगना बंद कर देते हैं, जैसे एक अंदरूनी आवाज जो दशकों से सामाजिक स्वीकृति के लिए चुप कराई गई थी, आखिरकार चीखने का साहस पा जाती है। बस यह आत्म सम्मान का जागना है और यह आने के लिए इजाजत नहीं मांगता। सालों तक आप वह इंसान थे जो हमेशा हाँ कहता था, उन कामों के लिए हाँ जो करना नहीं चाहते थे, उन एहसानों के लिए हाँ जो आप पर भारी पड़ते थे, उन व्यवहारों के लिए हाँ जो आपकी आत्मा को दुखाते थे। आप यह मानने के लिए तैयार हुए थे कि प्रिय होने का मतलब हमेशा उपलब्ध रहना, हमेशा सहनशील रहना, हमेशा दूसरों की ज़रूरतें अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखना था। लेकिन जब आप बुद्धिमानी से बूढ़े होते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। आप महसूस करते हैं कि एक पूरी जिंदगी उन लोगों से स्वीकृति की भीख मांगने में बिताई जो शायद आपके ध्यान के लायक भी नहीं थे। आप समझते हैं कि आपकी अंदरूनी शांति किसी भी सतही लोकप्रियता से ज्यादा कीमती है। आप पाते हैं कि नंग कहना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता, आपको सच्चा इंसान बनाता है। मारिलिन ने यह बदलाव 76 साल की उम्र में जिया। दशकों तक वे हमेशा उपलब्ध मुखिया थीं। वे सभी पारिवारिक त्योहारों को व्यवस्थित करती थीं। जब बच्चों को जरूरत होती तो पोते पोतियों की देखभाल करती थीं। भाई बहनों के बीच संघर्ष सुलझाती थीं। बिना सवाल किए पैसे उधार देती थीं। वे परिवार की आधिकारिक उद्धारकर्ता थीं, हमेशा सामान्य भलाई के लिए अपना समय और ऊर्जा त्यागने को तैयार। लेकिन एक दिन उनके अंदर कुछ टूट गया, या बेहतर कहें कुछ मजबूत हो गया। यह तब था जब बच्चों ने मान लिया कि वे एक और सप्ताहांत पोते पोतियों की देखभाल में बिताएंगी क्योंकि वे घूमने जाना चाहते थे। उन्होंने पूछा नहीं, बस सूचित किया, जैसे वे एक स्थायी रूप से उपलब्ध संसाधन हों, बिना इच्छाओं या जरूरतों के। दशकों में पहली बार मारिलिन ने ना कहा, इस सप्ताहांत मैं घर पर रहूंगी, शांति से ऐसी चीजें करूंगी जो मुझे खुशी देती हैं। परिवार की प्रतिक्रिया सदमे की, लगभग आक्रोश की थी। उनका साहस कैसे हुआ अपनी जरूरतें उनसे ऊपर रखने का? उनका साहस कैसे हुआ स्वार्थी होने का? लेकिन मारिलिन ने कुछ क्रांतिकारी खोजा था। सीमाएं स्थापित करना स्वार्थ नहीं, गरिमा है। जब आप लोगों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो आप मुश्किल नहीं हो रहे, ईमानदार हो रहे हैं। आप अपने कार्यों के जरिए अपनी खुद की कीमत बता रहे हैं। आत्म सम्मान रातों रात नहीं पैदा होता, यह ईंट ईंट करके छोटे साहसिक फैसलों के जरिए बनता है। हर न जो आप उसे कहते हैं जो आपको छोटा करता है, वह एक हाँ है जो आप उसे देते हैं जो आपको ऊंचा उठाता है। हर सीमा जो आप स्थापित करते हैं वह एक घोषणा है कि आप अपनी परवाह करते हैं। यह जागना आपके आसपास के लोगों को डरा सकती है, खासकर उन्हें जो आपको हमेशा उपलब्ध पाने के आदी हो गए हैं। वे आपको बदला हुआ, स्वार्थी, मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं आपके बारे में कम, उनके बारे में ज्यादा कहती हैं।
जो लोग सच में आपका सम्मान करते हैं वे खुशी मनाते हैं जब आप अपनी कीमत पहचानना सीखते हैं। आत्म सम्मान का मतलब कड़वा या रूखा इंसान बनना नहीं है। इसका मतलब एक निष्ठावान इंसान बनना है। इसका मतलब उस असाधारण व्यक्ति का सम्मान करना है जो आप हमेशा से थे, लेकिन जो शायद सभी को खुश करने की ज़रूरत के पीछे छुप गया था। जब आप अपनी कीमत के लिए जागते हैं तो कुछ जादुई होता है। आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो भी आपकी कीमत करते हैं। सतही रिश्ते प्राकृतिक रूप से दूर हो जाते हैं, जबकि सच्चे कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। जैसे आप एक ऊंची आवृत्ति मिला रहे हों, जहां सिर्फ वे प्रवेश कर सकें जो पारस्परिक सम्मान की उसी तरंग पर कंपन करते हैं। अगर आपने इस यात्रा में खुद को पहचाना है, तो जान लीजिए कि अपना सम्मान करना शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। छोटी शुरुआत करें। कोई न्योता मना दें जो आपको अच्छा नहीं लगता। एक ऐसा समय निर्धारित करें जो सिर्फ आपका हो। किसी ऐसे एहसान के लिए ना कहें जो आप पर भारी पड़ता है। आत्म सम्मान का हर छोटा कार्य आपकी गरिमा के बगीचे में बोया गया बीज है। आपने पूरी जिंदगी सबकी देखभाल की है। अब उसकी देखभाल करने का समय है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप खुद। निष्कर्ष, 70 साल के बाद मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए कि आपने इन 6 सच्चाइयों में से हर एक में कुछ गहरा पहचाना है। 70 के बाद लोगों से मिलना जुलना बंद करना कड़वा या अकेला इंसान बनना नहीं है। यह आखिरकार उसका सम्मान करने का साहस है जो आप वास्तव में हैं, बिना इसके लिए माफी मांगे। जब आप भावनात्मक सीमाएं स्थापित करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आपकी ऊर्जा सच्चे के लिए जहां वास्तव में मायने रखता है। जब आप अपने समय का नया मूल्यांकन करते हैं, हर पल पवित्र हो जाता है। जब आप भावनात्मक थकावट को पहचानते हैं तो आप उन बातचीत को चुन सकते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देती हैं। जब आप अपनी शारीरिक ऊर्जा का सम्मान करते हैं, आपका शरीर आपको कल्याण से पुरस्कृत करता है। जब आप भावनात्मक अर्थशास्त्र का अभ्यास करते हैं, आप ऐसे रिश्ते आकर्षित करते हैं जो आपकी कदर करते हैं। और जब आप अपने आत्म सम्मान को जगाते हैं तो आप दुनिया को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। यह यात्रा लोगों से दूर जाने के बारे में नहीं है, यह अपने करीब आने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि आपको अब सबको खुश करने का भार उठाने की जरूरत नहीं है। प्यार पाने के लिए आपने पहले से ही अपनी शांति की सुरक्षा का अधिकार अर्जित करने की लिया है। आप पहले से ही उन रिश्तों के हकदार हैं जो आपको ऊंचा उठाएं, नीचा न करें। आज अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी सामाजिक जिम्मेदारियां आप सिर्फ आदत से उठा रहे हैं? कितनी बातचीत आपकी ऊर्जा खींचती हैं बिना बदले में कुछ दिए? इन 6 सबकों में से कौन सा आपको आज सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो किसी ऐसे के साथ साझा करें जिसे अपनी देखभाल करने की यह अनुमति चाहिए। एक कमेंट छोड़ें कि इन सच्चाइयों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा समझ में आई। याद रखिए, बुद्धिमानी से बुढ़ापा उम्र के सामने हार मानना नहीं है, यह आखिरकार प्रामाणिकता से जीने का साहस है। अगली बातचीत तक उसकी अच्छी देखभाल करिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है।